Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today we are going to discuss a new chapter from class 12th History NCERT, that is Challenges of Nation Building. Name of the chapter is Challenges of Nation Building. That means itself you somewhere understand कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो चैलेंजेस जो हमारी कंट्री को नेशन फॉर्म करने में हमने फेस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम जब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ. इंडियन Independent Act 1947 was passed, and under this there was written there will be two dominant states. One will be Pakistan, and other will be our country India will be created. At the same time, this was also mentioned by Britishers कि जब वो यहाँ से जाएंगे there will be lapse of paramountcy. पैरामाउंट्री के अंदर ये था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो ब्रिटिशर्स से बाउंड थे कहीं ना कहीं, और जब वो जाने लगे तो उन्होंने कह दिया कि अब ये प्रिंसली स्टेट चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, ये चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, ये चाहे तो खुद को अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दें. डैट बिकम अ चैलेंज फॉर इंडिया, डैट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया कि किस तरीके से हम इंडिया को इंडिया बनाए रख पाएंगे कि नहीं. क्यों? क्योंकि अगर ऐसा रहा, हर स्टेट डिमांड करने लगा कि उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना है, उसे पाकिस्तान में जाना है, तो दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू यूनाइट इंडियन स्टेट्स. दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम. तो इसके बारे में हम डिटेल में थ्रू आउट चैप्टर हम ये पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट करते हैं कि क्या चैलेंजेस रहे न्यू नेशन को फॉर्म करने में. सबसे पहली चीज़ कि वी get independence on 15 August 1947, or to be very precise, at the hour of midnight on 14th to 15 August 1947. India attained independence. India को आज़ादी मिल गई. Obviously midnight है, that means after 12 there will be another day, तो हमने इसे 15 अगस्त 1947 कह दिया है. Do not get confused. Now Jawaharlal Nehru become the first prime minister. As you all know कि प्राइम मिनिस्टर पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने, प्रधानमंत्री पहले कौन बने, जवाहरलाल नेहरू बने. इसी में इन्होंने एक स्पेशल सेशन के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर एक स्पीच बोली जिसे हम टेस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं. दैट मीन्स मीटिंग विथ द डेस्टिनी. उस स्पीच को एक बार सुनते हैं. ये वो स्पीच थी, जो फेमस स्पीच जिसे हम टेस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, जो कि नेहरू जी ने दी थी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग में, जो कि बहुत फेमस है, जिसमें वो बता रहे थे कि हमने कितना पेन सहा है अपने पास्ट में, और जो प्लेज हमने लिया है इतने सालों से, और जो लेने वाले हैं, कैसे हम काम करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी. बहुत फेमस है. अगर एग्जामिनेशन में आता है इसके बारे में तो फिर आपको बताना पड़ेगा किसने दी है ये स्पीच. तो नेहरू जी ने दी है. पॉपुलरली इस स्पीच को कहते क्या है, टेस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं. लेकिन द सेकेंड लाइन से कि जो इंडिया का जन्म हुआ, जब इंडिया बॉर्न हुआ, एक न्यू बेबी बॉर्न कंट्री बना, तो फिर इसे कोई मखमली बेड नहीं मिला. बॉर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, एज फ्रीडम केम विथ पार्टीशन ऑफ कंट्री विच मेड पीपल होमलेस. जब पार्टीशन हुआ, क्यों, बाकी कंट्रीज फॉर्म होती हैं, वहाँ पे हर्ष उल्लास होता है, लेकिन जैसे इंडिया फॉर्म हुआ, हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया ने अपनी दो बड़ी टेरिटरीज को लूज़ किया, जो कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाने लगी. एट द सेम टाइम दोज पीपल हु आर हेयर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, दे बिकम होमलेस, क्योंकि उन्हें अपना घर यहाँ छोड़ के तब तो इंडिया आना पड़ेगा. सिमिलरली देयर आर मैनी पीपल हेयर who want to go to Pakistan, they also have to leave their home from here. They become homeless. तो हमें जब आज़ादी मिली तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस पे मिली आज़ादी, ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो हम आगे बढ़ते हैं. दिस इज अ पिक्चर, दिस इज नेहरू जी एंड गांधी जी. He was the last viceroy of India, that is Mountbatten. He was the first Indian viceroy, you can say governor general,
सी राजगोपालाचार्य, दैट मीन चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। नाउ, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि इंडिया का चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में, चैलेंजिंग सराउंडिंग में जन्म हुआ है, तो फिर वो चैलेंजेस क्या हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड द इंटरमीडिएट चैलेंज वॉज टू सेव द नेशन। दैट मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू सेव आवर नेशन, क्योंकि यहाँ पे तो हर स्टेट अपने आप को आज़ाद करने में लगा हुआ है। देयर इज डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। ये सबको पता है इंडिया कितनी डाइवर्स कंट्री है, और सब डाइवर्सिटीज़ को उनका राइट मिले, ये भी इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इंडिया में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारे चैलेंजेस इंडिया को उस समय में एट द सेम टाइम फेस करने हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि इंडिया को हम शेप कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग थिंकर्स ये भी कहते हैं कि हमारे फोरफादर्स, हमारे एंसेस्टर इतने डरे हुए थे कि क्या हम इंडिया को इंडिया रख पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश चले गए, कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम कोई ऐसा इंडिया बना ले जहाँ पे सब लोग अपना अलग अलग हो जा रहे हैं, कोई इंडिया के साथ रहना नहीं चाह रहा है, ऐसी सर्कमस्टेंस ना हो जाए, बहुत ज़्यादा कियोस ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ ना हो जाए। क्योंकि सबको पता है जब पार्टीशन हुआ, कम से कम 5 से 10 लाख लोगों की हत्याएं हो गई, क्योंकि केवल अनप्लैंड ट्रांसफ़र के कारण सो लोग यूं ही पैनिक करके मूव करना स्टार्ट कर गए और बहुत सारी डेथ हो गई। तो द चैलेंज वॉज टू सेव आवर नेशन। एट द सेम टाइम द सेकेंड चैलेंज वॉज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। और सबको लग रहा होगा नहीं ये क्या चैलेंज था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो वहाँ तो लिख ही दिया था आपने प्रियम्बल में कि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा। डेट वॉज नॉट अ चैलेंज। चैलेंज लिखने के बाद उसे ग्राउंड लेवल तक उसे लोग उसे एक्सेप्ट करें, इवन प्रिंसली स्टेट एक्सेप्ट करें, इवन किंग्स एक्सेप्ट करें, ये इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि किंग्स नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, वो लोग तक पावर पहुंचाए। बहुत सारे किंग्स ऐसे थे जो पावर अपने पास होल्ड रखना चाहते थे। तो ये चीज़ चैलेंज यहाँ से स्टार्ट होता है कि लास्ट मंथ तक क्या हो, इस डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करे, इसका फ़ायदा उसे पहुँचे। ये एक चैलेंजिंग चैलेंज होता है किसके लिए, इंडिया के लिए। द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ एंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर सम सेक्शन। ऑब्वियसली जब इंडिया डेवलपमेंट की बात कर रहा है, नाउ यू आर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, हमने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा है कि डेवलपमेंट मतलब बिल्डिंग्स नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। डेवलपमेंट मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, सभी लोगों को क्या हो रहा है, इसका फ़ायदा पहुंच रहा है, इसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। तो ये इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी थी, हमारे आज़ाद भारत की जिम्मेदारी थी, जो कि बहुत ही बड़ा चैलेंज था। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, इंडिया वॉज अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे कास्ट सिस्टम था, लोग बहुत पार्ट्स में बटे हुए थे, तो ये इंश्योर कर पाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। तो क्या है कि हम इस चैप्टर में इन्हीं चैलेंजेस के ऊपर क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर यहाँ तक समझ आता है, एग्जामिनेशन में अगर आता है व्हाट आर द 3 चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो तुम्हें ये 3 चैलेंजेस को एक्सप्लेन करके लिखना हुआ है। होप यहाँ तक क्लियर है। As I told you, what was the challenge? The challenge was to entertain the diversity. That means to shape our nation. इस diversity को सबको देते हुए हमें अपने नेशन को फॉर्म करना है। That was the challenge. Again, to establish democracy. This was also a challenge, क्योंकि हर इंसान इस बात को एक्सेप्ट करे, ये एक चैलेंज था। जो थर्ड पॉइंट मैंने कहा, सोशल वेलबींग को फॉर्म करना, दैट मीन्स कि क्या है, किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी को ये सारे फीचर, एजुकेशन मिले, फाइनेंशियल एसेट मिले, वर्क मिले, हाउसिंग मिले, ये नहीं रहे पर्टिकुलर एक रिलीजन है, एक पर्टिकुलर कास्ट है, उसको हाई ग्रुप्स जो हैं, आप उन सो कॉल हाई ग्रुप्स को हाउसिंग दे रहे हैं, इस तरह की समस्या ना हो जाए। वर्क लाइफ बैलेंस डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट क्वालिटी होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी सबको होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक आज़ाद भारत में हो, इसको इंश्योर करना हम हमारे आज़ाद भारत की गवर्नमेंट का ये क्या था, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे चैलेंजेस थे। आफ्टर पार्टीशन क्या है कि पावर टू द पीपल, इसी को डेमोक्रेसी कहा गया। होप सबको याद होगा, हमारी प्रियम्बल याद होगी, हमारी प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन याद होगी, कैसे स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दैट सिंपली मीन्स कि ये
पावर है, ये पावर कौन है, इस संविधान को मिल रही है, लोगों के द्वारा मिल रही है। यही ट्रू डेमोक्रेसी थी वर्ल्ड के लिए, और हम भी कहीं ना कहीं उसी सेम रास्ते पे चल रहे थे। द सेकेंड हेडिंग इज पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। इस टॉपिक को हम देखते हैं। नाउ ऑन 14 to 15 August 1947, as I told you, after this Mountbatten Plan, or you can popularly known as Indian Independent Act of 1947, two nations were created, India and Pakistan came into existence. ये दो कंट्रीज एग्जिस्टेंस में आ गई। सबसे ज़्यादा इस टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करने वाले में से कौन थे? द मुस्लिम लीग। दे वर द वन हु वाज प्लेइंग एट द फ्रंट फुट, वाज सेइंग कि देयर शुड बी अ टू नेशन। और वो कहते थे इंडिया इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ एनी वन सिंगल ग्रुप, it consists of two peoples, one is Hindu and other is Muslim. Because of this only, they were continuously demanding for a new country, Pakistan, जहाँ पे वो मुस्लिम स्टेट उसे डिक्लेयर कर दें और वहाँ पे आराम से रह सकें। लेकिन कांग्रेस एंड बेसिकली महात्मा गांधी ही वॉज अपोजिंग दिस थ्योरी। इसके बहुत ही विपरीत बात करते थे। वो कहते थे ये सही नहीं होगा। दे ट्राइड समहाउ, किसी तरीके से डिले हो जाए, ये बात मान जाए, लेकिन नहीं। फ्रॉम हेयर यू हैव टू नोट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ आई विल आस्क यू ड्यूरिंग एग्जामिनेशन what were the reasons responsible for creation of Pakistan, you need to remember Muslim League. This is the first point, Muslim League. I will give you two more evidence from where you are going to say that this is the responsible, this is the reason why Pakistan was created. So here I will give you one point. Or in other words, if I will ask you in one liner question, who gave the two nation theory, then you need to answer that is Muslim League. Now, several political parties in 1940s, the political competition between Congress and Muslim League. That means इस समय काल तक बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हो गई थी और देयर वाज कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। क्यों? रिसोर्सेज को लेके, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को लेके बार बार ये चीजें वहां पे लूप में आ रही थी। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन? एज आई टोल्ड यू, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत पीछे से आ रहा है। अगर देखा जाए तो मान लीजिए अगर एक टाइमलाइन मैं बनाऊं, 1600 अराउंड में ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए। दे सेड वी आर ट्रेडर, हम तो व्यापारी हैं। नाउ लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटीज हैं, आपस में लोग इतने डिवाइडेड हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश करने लगे और कई डिफरेंट तरह के एक्ट्स पास करने लगे। फॉर एग्जाम्पल 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया पास किया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बिल्ड कर दिया कोलकाता में, जिसमें वो चोरियों को, जो उनके एम्प्लॉयज जो चोरियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ट्रेड करते हैं उसका पैसा रख लेते हैं, उसके लिए उन्होंने फॉर्म कर लिया। फिर उन्होंने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास कर दिया। फिर इसी तरीके से अपने आप को धीरे धीरे वो इंडिया में ग्रिप बढ़ाते चले गए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। दैट मीन्स कैसे ये स्टार्ट हुआ, ये डिफिकल्ट जो जर्नी है पार्टीशन का कैसे स्टार्ट हुआ। ऑब्वियसली सबसे पहले अगर जो बुक में नहीं भी लिखा हुआ इवन देन आई विल कोड 19 GOC, दैट इज मॉडल मिंटो रिफॉर्म। जैसा कि मैंने कहा ये एक आसान तरीका नहीं था। सबसे पहली चीज, ये पार्टीशन करेंगे कैसे, समझाओ मुझे जरा सा। तो फिर ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी आ रही थी, बिकॉज देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में ये ढूंढ पाना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटीज में हो, जिन्हें हम डिवाइड कर दें और ये कह दें कि हाँ ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, करना बहुत मुश्किल था। सेकेंड थिंग वॉज देयर वर टू कंसंट्रेशन एरिया ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट, एक तो वेस्ट में एक एरिया था, एक ईस्ट में एरिया था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? ज्वाइन कैसे करेंगे इन दो पार्ट्स को? इन पंजाब का जो ये पर्टिकुलर एरिया है और ये बांग्लादेश का जो अभी हम करंट बांग्लादेश है, वो हमारा पहले क्या था? वो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था पहले, और ये हमारा वेस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। ये सी इन द मैप तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये हिस्सा ये वेस्ट पाकिस्तान का, ये ईस्ट पाकिस्तान का। दिस वाज द प्रॉब्लम आफ्टर पार्टीशन, द पीपल वर गोइंग, सी कितने परेशान है, एंजाइटी है कि हाँ किस तरह अपने घर पहुँचना है, दूसरी पार्ट में पहुँचना है, इंडिया में पहुँचना है, फिर पाकिस्तान में पहुँचना है, जिसके कारण वो किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार थे। इसी रिस्क में जब भी फ्रंट्स फॉर्म होते थे, दैट मीन्स डिफरेंट रिलीजन के जब लोग आमने सामने आते थे,
तो फिर वहाँ पे रिवॉल्ट्स देखने को मिलता था, वहाँ पे लड़ाइयाँ देखने को मिलती थी. Now, second was not all the Muslim majorities area wanted to be in Pakistan. There was many people जिनका मन ही नहीं था कि वो पाकिस्तान जाए. उसमें से खान अब्दुल गफर खान बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर, किसके, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एक लीडर जिनको पाकिस्तान ज्वाइन करना ही था, मर्जी नहीं होना था उसमें, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था. द थर्ड प्रॉब्लम वॉज दैट two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had a very large area were that non-Muslim in majority. That means even जो मैंने मैप आपको दिखाया अभी कि इधर इंडिया है, इधर ये पाकिस्तान, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान, इसमें भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग भी प्रेजेंट थे जो कि बाद में माइग्रेट करेंगे इधर से उधर, लेकिन डेट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. ये फोटो जिनकी है, खान अब्दुल गफर खान की फोटो है, बहुत ही लंबे चौड़े इंसान थे, यू कैन सी हिम. द फोर्थ प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी ऑन द बोथ साइड. ये माइनॉरिटी प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज जब पार्टीशन होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक इधर रह जाएंगे, जो अल्पसंख्यक मान लो इधर रह जाएंगे, मान लो एक्स रह जाएंगे इंडिया में, वाई रह जाएंगे यहाँ पे, तो वो सेफ नहीं फील करेंगे, एंजाइटी आएगी क्योंकि उन्हें जाना है पाकिस्तान और इन्हें आना होगा इंडिया में. तो फिर ये भी एक तरह की प्रॉब्लम बनेगी. और इसी के दौरान मैंने बताया, एक नंबर अगर बताऊं, 80 लाख लोगों ने माइग्रेशन करना स्टार्ट किया और इन्हीं 80 लाख में से कम 5 से 10 लाख लोग मर जाते हैं इधर से उधर जाने में, जो मैं बताऊंगा अभी कॉन्सिक्वेंसेज में. नो, सेकेंड हेडिंग इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन. सबसे बड़ी चीज, ये वो समय है जहाँ पे कोई भी प्लान नहीं था कि किस तरीके से हम पार्टीशन के बाद लोगों को इधर से उधर सफल करेंगे. कुछ नहीं था, लोग पैनिक करने लगे और बड़ा पॉपुलेशन इधर से उधर जाने लगा. और हम देखेंगे किस तरीके से मास किलिंग देखने को मिलेगी बहुत सारे रिलीजन्स में. या तो वो वहीं पे रह के अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, छुपा लेंगे, या तो इधर से उधर आएंगे तो रेफ्यूजीज कैंप लगाए जाएंगे. कई सालों तक उन्हें रेफ्यूजी कैंप्स में ही रहना पड़ेगा. इवन इस ड्यूरेशन में हमें ऑनर किलिंग देखने को भी मिलती है. क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एक एक्स रीजन का पर्सन अगर वहाँ पे रहता है, उसे बाहर निकलना है, पाकिस्तान में जाना है या फिर इंडिया में आना है, तो फिर क्या होगा, उसे लगेगा कि हमारे डॉटर, हमारी वाइफ सेफ नहीं है वहाँ पे, तो वो घर पे ही उसे मार के तब वो बाहर की तरफ निकलेंगे. इस तरह की ऑनर किलिंग वहाँ पे चल रही थी. वुमेन्स वर किडनैप्ड, वुमेन्स वर रेप्ड, अटैक्ड, किल्ड, इवन फोर्स्ड टू द रिलीजन ऑल्सो. ये सारी चीज़ें दौरान मिलेंगी. जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था कि माइग्रेशन कितने होंगे, अराउंड 80 लाख पीपल माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे अक्रॉस द न्यू बॉर्डर्स, और कम से कम 5 से 10 लाख लोग क्या होंगे, मर जाएंगे. दिस वॉज ऑल हैपनिंग ड्यूरिंग द माइग्रेशन व्हेन two new countries were created, Pakistan and India. That's all from today's class. अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यू कैन विजिट माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज अभिषेक सैवी. अगर 12H1 लिखा हुआ है दैट मीन्स 12th के हिस्ट्री का क्वेश्चन, अगर 12th P1 लिखा हुआ है दैट मीन्स पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, ऐसे ही इकोनॉमिक्स और ऐसे ही बाकी सभी के कोड ऐसे लिखे होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं. अगर वीडियो समझ में आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स योर प्रॉब्लम, शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.